एवरीवन, माय नेम इज़ नंदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स। हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1200 सीई इस टाइम पीरियड के बीच की। चैप्टर बहुत ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, ठीक है। तो एक लाइन ध्यान से समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान इधर उधर गया तो चैप्टर बिल्कुल इधर इधर चला जाएगा, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 700 to 1200 सी, जब हम बात करते हैं 700 से लेकर 1200 सीई की, उस समय क्या होता है, हम इस पीरियड को बोलते हैं डिनोटेड एज दी अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है। जो प्राचीन काल था ना, वो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, 7th क्लास में आप मेडिवल पीरियड मध्य काल जो था भारत का वो पढ़ रहे हो। और उसके बाद जब आप 8th में आओगे ना, तो फिर आप आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। लाइक मॉडर्न में ऐसा समझ लो कि जब अंग्रेज़ आए थे, उसके बाद अंग्रेज़ कैसे हमने भगाए थे, वो सब पढ़ने वाले हैं हम। तो ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेडिवल पीरियड को पढ़ने वाले हैं। कब से कब तक का टाइम पीरियड पढ़ेंगे हम, 700 से लेकर 1200 सीई के बीच किस तरीके से क्या क्या हुआ था वो हम पढ़ने वाले हैं। अ नंबर ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स अरोज इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अब देखो, अगर मैं रफली इंडिया को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया, ये हो गया साउथ इंडिया, और ये वाला पोर्शन होता है डेक्कन इंडिया का। यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे रीजनल मतलब अपने रीजन के, अपनी जगहों के किंगडम्स जो हैं वो उभरने लगे, राज्य जो हैं वो उभरने लग गए थे। ऑल दीज किंगडम्स हैड द डिज़ायर टू बिल्ड एन एम्पायर। और देखो, किंगडम होता है छोटा, एम्पायर होता है बड़ा। किंगडम होता है छोटा, एम्पायर होता है बड़ा। ये क्लास 6 में आपने पढ़ा था। अभी तो किंगडम है तो क्या बनाना चाह रहे हैं, सबके सब एम्पायर बनाना चाह रहे हैं, बड़ा साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं, राज्य से साम्राज्य बनाना चाहते थे सबके सब। तो फिर क्या होता है, ऑल दीज किंगडम्स हैड द डिज़ायर टू बिल्ड एम्पायर एंड देयरफॉर क्या करेंगे, अभी आपको अपनी ज़मीनें बढ़ानी है तो दूसरों से लड़ना पड़ेगा। तो क्या करते थे, कॉन्टिन्यूअली फॉट विद ईच अदर, एक दूसरे से राजा लड़ते रहते थे। किस लिए लड़ते थे, टू गेन कंट्रोल ओवर देयर नेबरिंग टेरिटरीज। जो भी उनकी नेबरिंग टेरिटरीज होती थी, जो भी उनके पड़ोसी राज्य होते थे, वो चाहते थे कि वो जीत लें और उनको मिल जाए। तो वहाँ का जो पैसा है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब उन राजाओं की हो जाएगी जो जीतेगा। इसीलिए ये लोग आपस में सब लड़ते रहते थे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। किस तरीके से जो नए नए किंगडम्स हैं वो राइज हुए, उनका उदय हुआ। इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, अगर हम गुप्ता पीरियड के बाद की बात करें, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर ऑल्सो ग्रांटेड लैंड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे ना राजा के आदमी, उनको लैंड दे देता था राजा कि ये लैंड तुम्हारी हो गई, यहाँ से टैक्स तुम वसूलोगे, ठीक है। ये होता था। दीज ऑफिशियल्स ओड फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस। इन पे जिम्मेदारियां होती थी, राजकोषीय जिम्मेदारियां होती थी, मिलिट्री की जिम्मेदारी होती थी। किसके प्रति, राजा के प्रति, टू द रूलर्स, ठीक है। लैंड ग्रांट्स ग्रू इन नंबर्स इन द 17th सेंचुरी। अब ये जो लैंड ग्रांट कराने का सिलसिला हुआ ना, 7वीं सेंचुरी तक आते आते काफ़ी बढ़िया। हम 7वीं से ही पढ़ रहे हैं, 7वीं से 12 है ना। तो क्या हुआ, 7th सेंचुरी आते आते ये ना काफ़ी बढ़ गया एंड बिकेम वाइड स्प्रेड, पूरी तरह से ये फैल गया था थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। तो राजा सामंत बैठा दिया करता था। कैसा होता है सामंत, समझो तुम इस बात को, पहले समझो इस चैप्टर को। इतना बड़ा एम्पायर है एक राजा का, तो राजा ने क्या किया, छोटे छोटे जगहें सामंतों को दे दी, बोला कि यहाँ एक सामंत बैठेगा, यहाँ दूसरा सामंत है, ये तीसरा सामंत है, ये एक और सामंत है। ये जो सामंत हैं, ये यहाँ की लैंड जो है, यहाँ से क्या करेंगे भाई, टैक्स वगैरह सब लेंगे। और क्या है, टैक्स का थोड़ा पार्ट जो है खुद यूज़ करके थोड़ा पार्ट राजा तक पहुँच जाएगा, ठीक है। राजा तो पूरा राज्य नहीं संभाल सकता, तो वो सामंत बैठा देता था, लैंड ग्रांट कर देता था जगह जगह। ये चीज़ चल रही थी। अब राजा को क्या फ़ायदा होता था कि जब भी इस राजा को मिलिट्री की ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत है, तो ये सामंत प्रोवाइड कराते थे। Most part of the kingdom of all the major powers of the western and central India included the territory under the control of such land officials also known as feudatories। अब होता क्या था, वो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो पार्ट था ना किंगडम्स का, वो ऐसे ही बटा रहता था। किसका, मेजर जो पावर्स थी वेस्टर्न साइड में या सेंट्रल इंडिया में, और हम करें इंक्लूड कर लिया उसने टेरिटरीज जो भी आती थी किसके कंट्रोल में, भाई इस तरह की जो लैंड दे दी जाती थी ना जिन ऑफिसर्स को, उनको हम क्या बोलते थे, फ्यूडेटरीज। फ्यूडल सिस्टम चल रहा है ना, तो फ्यूडेटरीज कहलाते थे। अब हाउएवर फिर भी फ्यूडेटरी चीफ्स जो होते थे वर ईगर टू फ्री देमसेल्व्स, वो चाहते थे राजा से पीछा छूट जाए किसी तरीके से, हम राजा के अंडर में ना रहे, इनको भी राजा बनना है,
है ना, सब पावर के लिए लड़ रहे हैं। अब ये क्या करते थे, सम ऑफ दीज फ्यूडेटरीज जो होते थे स्ट्रगल करते थे एंड रोज टू फॉर्म न्यू किंगडम्स, और क्या करते थे, अपने नए किंगडम्स बना लेते थे ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब बहुत अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या रहा कि बहुत सारे जो फ्यूडेटरीज थे इन्होंने क्या किया, जो सामंत थे ये राजा के खिलाफ ही हो गए। इन्होंने बोला हमें राजा नहीं चाहिए, हम तो खुद अपने राजा बन जाएंगे, हम क्यों रहे राजा के अंडर में, जब इन पर पावर बढ़ जाती थी तब ऐसा किया था उन्होंने मेडिवल पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दिया है आपको, द पालास, ये बहुत डोमिनेंट थे। डोमिनेंट कौन होता है, जिसकी चलती है, जिसपे पावर होती है इन ईस्टर्न इंडिया, तो ये डोमिनेंट थे ईस्टर्न इंडिया में। वेयर एज अगर हम गुजारा प्रतिहारास की बात करें तो ये डोमिनेटेड थे वेस्टर्न इंडिया में। अब याद कर लो, पालास थे ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया को ऐसे डालो तो यहाँ पे पालास आ गए, और वेस्टर्न इंडिया में कौन थे भैया, गुजारा प्रतिहारास थे, ठीक है, और अपर गंगेटिक वैली में ऊपर की साइड भी होंगे गंगा की वैली की तरफ ये लोग। द थर्ड मेजर किंगडम आया राष्ट्र त्रिकुटास का, जो कि डेक्कन वाला जो पार्ट है ना हमारा, वहाँ पर थे। एंड द टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में थे। एट डिफरेंट टाइम्स पे राष्ट्र त्रिकुटास रहे, डेक्कन वाली जगह पे भी रहे और साउथर्न और नॉर्थर्न इंडिया में भी रहे थे। अब अ नंबर ऑफ राजपूत किंगडम्स ऑल्सो इमर्ज, अब इस समय राजपूत भी आए ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, राजपूतों का भी उदय हुआ। एंड अमंग देम चौहामनास और चौहानास वर मोस्ट प्रोमिनेंट। इनके अंदर जो राजपूत है ना, तो चौहामनास और चौहान्स जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट क्या मतलब, प्रमुख थे एक तरीके से इन दिस साउथ। अगर हम साउथ की बात करें तो चोला सरफेस्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। सरफेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, मतलब सरफेस मतलब सामने आए एक तरीके से, तो चोला जो थे वो एक मोस्ट पावरफुल किंगडम की तरह सामने आए। एंड बिकेम नोन फॉर, और वो इसलिए जाने गए, फॉर अ डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उनका डिस्टिंक्ट था, मतलब एक तरीके से बिल्कुल अलग ही था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एग्रीगेरियन एक्सपेंशन, उन्होंने कृषि का भी काफ़ी एक्सपेंशन किया था, इसलिए वो काफ़ी जाने माने थे। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या था, द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। 3 पावर्स में स्ट्रगल होता है। ऑल द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड हैड देयर ओन एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। आप देखो जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी, चाहे वो पाला हो, गुजारा प्रतिहारा हो, राष्ट्र त्रिकुटा हो, सबके अपने अपने एरिया तुम्हें बता दी कि कौन कहाँ किसकी ज़्यादा चल रही थी, है ना, किसका शासन चल रहा था। लेकिन सबको भैया क्या चाहिए, दूसरे का राज्य चाहिए था, सबको पैसा चाहिए था, ज़मीनें चाहिए थी, तो सब लड़ रहे हैं। बट दे ऑफन ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, ज़्यादातर कोशिश करते थे दूसरों के एरियाज़ को कंट्रोल करने की, और ज़्यादा वेल्थ, मोर वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए बहुत। वन सच ल्यूक्रेटिव एरिया, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, एक बढ़िया सा एरिया था, दैट वाज कन्नौज, ठीक है। कन्नौज जो जगह थी बहुत ही ल्यूक्रेटिव थी, लाभप्रद थी, अच्छी ज़मीन होगी वहाँ की, और कहाँ थी, इन द गंगा वैली में थी, विच लेड टू द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। अब यहाँ पर क्या हुआ, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, इसकी वजह से, ज़मीन की वजह से। इनके बीच में हुआ, पालास के और गुजारा प्रतिहारास के और राष्ट्र त्रिकुटास, तीनों लड़े जा रहे हैं। सबको क्या चाहिए, सबको ये कन्नौज जगह चाहिए। कहाँ है ये, गंगा वैली में। क्यों चाहिए, लैंड बहुत फर्टाइल थी यहाँ की। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, जो मेन लड़ाई का कारण था ना, झगड़े की जो जड़ थी, वॉज द डिज़ायर टू पोजेस द सिटी ऑफ कन्नौज। सबको कन्नौज सिटी चाहिए थी, विच वॉज देन अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी। अब उस समय ये था कि कन्नौज बहुत ही समृद्ध था, लोगों के पास पैसा होगा, ज़मीन अच्छी होगी तो समृद्ध होगी वो जगह। दिस वॉरफेयर वॉज ऑल्सो फॉर कंट्रोल ओवर द फर्टाइल रीजन्स ऑफ द गंगेटिक वैली। अब गंगेटिक वैली में तो था ये, तो सबको चाहिए था कि गंगेटिक वैली की जो लैंड है ना वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, वहाँ खेती बहुत अच्छी हो सकती है, क्यों ना इस लैंड को हम क्या करें, अपने कंट्रोल में ले लें। तो इस वजह से भी लड़ रहे हैं लोग। अनदर प्राइम रीज़न, एक और जो प्राइम रीज़न था, मेन रीज़न था फॉर देयर कॉन्फ्लिक्ट, इनके झगड़ों का, वॉज देयर डिज़ायर, इनकी जो इच्छा थी ना टू हैव कंट्रोल, कि वो कंट्रोल कर लें ओवर द रिचेस, जो भी कहते हैं संपदा है वहाँ पर, बियॉन्ड देयर ओन टेरिटरीज। बस जो उनकी टेरिटरी के बाहर उनको बढ़िया दिख रहा है, सब पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चाहे वो ज़मीनें हों, चाहे वो पैसा हो, सब कुछ हो, ठीक है। दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज द रूलर्स नीडेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ। अब देखो लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि रूलर को चाहिए भाई बहुत सारा पैसा, इतना बड़ा राजकाज चलाने के लिए बहुत सारी वेल्थ लगती है, टू इन्हांस देयर मिलिट्री पावर्स। अब राजा को अपनी मिलिट्री की पावर बढ़ानी है, तो मिलिट्री में जब लोग रखेगा तो उनको खिलाएगा पिलाएगा, जगह देगा रहने की, उनके कपड़े की व्यवस्था करेगा, बहुत सारे खर्चे होंगे, कहाँ से आएगा ये सारा पैसा। तो राजा क्या करता था, यही करता था, लड़ाइयाँ होती थी, दूसरों की ज़मीनें जीतते थे, वेल्थ ले लेते थे, लूटपाट मचती थी जब लड़ाइयाँ होती थी। तो इस तरह से दे ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब जो राजा वाजा होते थे ना, अपनी पावर बड़ा शान शौकत दिखाने का इनको शौक होता था, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को, क्या अपने मतलब पावर को ऐसे ही दिखाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा के। उस समय के राजाओं ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। लेट अस लर्न अबाउट दीज
थ्री प्रोमिनेंट किंगडम्स। अब हम ना इस चैप्टर में 3 मेन जो प्रोमिनेंट किंगडम्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। द गुजारा प्रतिहारास, पहले की बात हो रही है, ये पहले नंबर का किंगडम पढ़ रहे हैं हम, गुजारा प्रतिहारास। द गुजारा प्रतिहारास ऑल्सो नोन एज प्रतिहारास, गुजारा प्रतिहारास को हम प्रतिहारास के नाम से भी जानते हैं। यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स एंड पावर्स टू कार्व आउट अ किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। अब इंडिया का ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर होंगे हमारे गुजारा प्रतिहारास, ठीक है। एज रूलर्स, अगर हम एज अ शासक इनकी बात करें, द प्रतिहारास केम इनटू प्रोमिनेंस इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी CE। अब 18th सेंचुरी CE के आसपास इनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना शोहरत मिली थी। प्रोमिनेंस का मतलब होता है शोहरत मिलना, ठीक है। तो उस समय इन्हें बहुत शोहरत मिली थी। व्हेन देयर किंग, जब नागभट्ट इनका जो राजा था, डिफेंडेड, इसने बचाव किया था वेस्टर्न इंडिया का। वेस्टर्न इंडिया पे किसने ऐसा आक्रमण किया था? देखो ये वेस्टर्न इंडिया है हमारा, ये वेस्ट वाला साइड है। तो वेस्टर्न इंडिया पे इधर से अरब के जो लोग थे वो हम पर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने बचाया था। किसने बचाया था भाई? नागभट्ट वन ने बचाया था, ठीक है। तब इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। नागभट्ट वन डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द अरब इनकर्शंस। इनकर्शंस का मतलब क्या होता है? इनकर्शंस होते हैं घुसपैठ करना, कोई ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन में घुसता है, उसको बोलते हैं। फ्रॉम सिंध, सिंध की साइड से आ रहे थे, टू राजस्थान। और किधर आ रहे थे? राजस्थान साइड में आ रहे थे। ही वॉज एबल टू लीव हिज सक्सेसर्स अ पावरफुल प्रिंसिपैलिटी। अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल रहे इस चीज़ में। किस चीज़ में? ही वॉज एबल टू लीव, वो छोड़ पाए थे हिज सक्सेसर्स, अपने आगे आने वाले राजाओं के लिए, एक पावरफुल प्रिंसिपैलिटीज कंप्राइजिंग मालवा एंड द पार्ट्स ऑफ राजपूताना एंड गुजरात, ठीक है। द प्रतिहारास डायनेस्टी जो थी वो एक्सपेंड हुई थी, मनी फैली थी, एंड फ्लरिश हुई थी। फ्लरिश होना यानी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा आया होगा, संपदा आई होगी। द मोस्ट अंडर द रूल ऑफ, किसके रूल में? कौन सा राजा आया था? मिहिर भोज। मिहिर भोज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो प्रतिहारा डायनेस्टी है ना, उसका फैलाव बहुत हुआ। ये राजा बढ़िया होगा, इससे बहुत राज्य जीते होंगे, तो ये एक्सपेंड हुई और फ्लरिश हुई। फ्लरिश वही होता है, खूब सारा पैसा वैसा आ गया था लोगों के पास, है ना, काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रही थी ये मिहिर भोज के टाइम पे। एंड हिज सक्सेसर जो इनके बाद आए, कौन आए थे वो? ये हैं हमारे महेंद्रपाला, ठीक है। इनके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लरिश हुई थी। द टेरिटरी ऑफ द किंगडम एक्सपेंडेड टू बंगाल इन द ईस्ट, टेरिटरी फैली बंगाल में, टू बंगाल इन द ईस्ट साइड में, एंड टू पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात एंड द वेस्ट साइड में भी फैली है, और ईस्ट साइड में जगहें आपको दे रखी हैं। अब पालास के बारे में पढ़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ द पीरियड वाज दैट ऑफ पालास, ठीक है। एक और किंगडम आया जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो था पालास का किंगडम, ठीक है। अब ये क्या है? द पाला किंगडम वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन 1750 CE। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई किसने इसको नींव रखी थी? तो गोपाला ने रखी थी, इन्हीं के नाम पर पालास नाम पड़ा होगा। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट ही वॉज इलेक्टेड, वो चुने गए थे एज द किंग बाय द नोबल्स टू एंड द रीजनल एनार्की। भाई क्या हो रहा था? अराजकता फैली हुई थी। अराजकता फैली थी मतलब कोई किसी की सुन नहीं रहा था, एक तरीके से लड़ाइयाँ चल रही होंगी, अराजकता फैली थी। तब इन्हें नोबल्स ने, वहाँ के जो मतलब एक तरीके से योग्य लोग होते हैं, उन्होंने चुना था अपना राजा। इट सीम्स दैट ही कंसोलिडेटेड हिज अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ बंगाल। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने बिल्कुल एकत्र कर ली थी, कंसोलिडेट कर ली थी अपनी अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ बंगाल पर एंड द पार्ट्स ऑफ बिहार पे। बिहार पे इनका काफ़ी कंट्रोल था, बंगाल, पूरे बंगाल पे इनका काफ़ी कंट्रोल था। बिहार के कुछ पार्ट्स पे था, बंगाल के पूरे पार्ट पे था। गोपाला वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट। गोपाला जो थे, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, काफ़ी उत्साही थे ये बुद्धिस्ट। एंड हैड बिल्ट द मोनेस्ट्री। आप देखो बुद्धिस्ट थे, है ना, काफ़ी, तो फिर क्या है, इन्होंने क्या बनाया था? मोनेस्ट्री बनाई थी। कहाँ बनाई थी भाई? इन्होंने मोनेस्ट्री बनाई थी अपनी उदांतपुरी में। उदांतपुरी कहाँ है भाई? बिहार में है। सक्सेसर इनके बाद जो आए वो आए धर्मपाला। उनका टाइम पीरियड है 1770 से 810, ठीक है। एक्सपेंडेड द किंगडम, फिर इन्होंने भी अपना राज्य बढ़ाया एंड वॉज एबल टू कंट्रोल कन्नौज। और आखिर में इन्होंने पता है कंट्रोल कर लिया कन्नौज पर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। तो कन्नौज भी इनके कंट्रोल में आ गया, जिसको सब जीतना चाह रहे थे। देवपाला का टाइम आता है 1810 से 1850, 1800 की बोलूँ मैं, 810 से 850 CE। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पाला रूलर लेड रेड्स। अब ये क्या थे कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, मतलब जितने पावरफुल रूलर्स थे ना देवपाला, उनमें से एक थे। इन्होंने क्या किया था? रेड्स डाली थी। रेड्स डालने का मतलब होता है नॉर्थ में, डेक्कन में और साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इंडियन पेनिनसुला में। रेड्स का मतलब होता है बेटा एक तरीके से जैसे आप रेड डालते हो, जैसे किसी का रेड छापे पड़ जाते हैं ना कि एकदम, बस उसी को बोलते हैं। एज अ बुद्धिस्ट अगर हम बात करें, ही फाउंडेड द फेमस महावीरा ऑफ विक्रमशिला, जो कि कहाँ है? नियर भागलपुर है। तो इन्होंने ये बनाया एक तरीके से। ही ऑल्सो
पैट्रोनाइज्ड, इन्होंने पैट्रोनाइज्ड किया। क्या चीज़ पैट्रोनाइज्ड किया भाई इन्होंने? पैट्रोनाइज्ड का मतलब होता है संरक्षण देना। हरिभद्रा, एक ग्रेट बुद्धिस्ट ऑथर को भी, उनको भी संरक्षण दिया आपने यहाँ, मतलब एक तरीके से उनको भी रखा था। ठीक है। द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड कंट्रोल टिल प्राग्ञ ज्योतिषपुरा, जो कि आसाम में है, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल। राष्ट्र त्रिकुटा की बात करूँ तो द राष्ट्र त्रिकुटास इन द डेक्कन वर फ्यूडिटरीज। अब ये राष्ट्र त्रिकुटास क्या थे? फ्यूडिटरीज, राजा सामंत बनाता था ना, वैसे ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ठीक है। तो चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के क्या थे? फ्यूडिटरीज थे राष्ट्र त्रिकुटास पहले। हाउ एवर फिर भी हम कह सकते हैं कि दंती दुर्गा ने ओवरथ्रू करा था चालुक्य किंग को, है ना। तो देखो चालुक्य के अंडर में थे पहले ये, फिर चालुक्य किंग को इन्होंने ओवरथ्रू किया एक तरीके से, उनकी गद्दी से उतारा और खुद बैठ गए। द चालुक्यास किंग कीर्तिवर्मन इन डेक्कन एंड फाउंडेड द राष्ट्र त्रिकुटा किंगडम। फिर राजा को हटाया कीर्तिवर्मन को वहाँ से, और खुद जो है वो डेक्कन रीजन में खुद राजा बनकर बैठ गए, अपना किंगडम बना लिया। द राष्ट्र त्रिकुटा अथॉरिटी रीच्ड इट्स जींत, जींत मतलब अपनी बिल्कुल टॉप पे पहुँच गई थी। किस समय में बात कर रहे हैं ये? अंडर देयर एबल रूलर्स अमोघ वर्षा। ये 1814 से 814 से 878 सी की बात है। ही सेट अप अ न्यू कैपिटल, इन्होंने अपना एक नया कैपिटल बनाया था मान्यखेड़ में और मालखेड़ में, बोल सकते हैं जगह को। ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने रीजन के दौरान, एक तरीके से ड्यूरिंग हिज रैन, उनका टाइम पीरियड चल रहा था एक सेकेंड, ब्रॉन्च बिकेम द बेस्ट पोर्ट इन द रीजन। तो ब्रॉन्च जगह जो थी वो बहुत बेहतरीन पोर्ट बना, बंदरगाह जैसे बोलते हैं ना, समुद्र के किनारे जहाँ शिप वगैरह उतरते हैं, ये बेस्ट बना था उस समय। द राष्ट्र त्रिकुटा टेरिटरी स्प्रेड फ्रॉम मालवा इन द वेस्ट, तो कहाँ तक फैली थी? स्प्रेड हुई थी मालवा की तरफ इन द वेस्ट में, टू कांची इन द साउथ ईस्ट की पार्ट की तरफ बात कर रहे हैं। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज ग्रेट पैट्रॉन्स, ये बहुत अच्छे संरक्षक थे ऑफ आर्ट के एंड आर्किटेक्चर के, यानी कि राजा उस समय आर्ट की बहुत कदर करता था। आर्किटेक्चर, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, मंदिर बनते हैं, इनका आर्किटेक्चर जो होता है उसकी बड़ी कदर करा करता था। दिस इज एविडेंट, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? बाय द ब्यूटीफुल टेम्पल्स। अब राजा ही तो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाता था, इसका मतलब उनका संरक्षण करता था, राजा को पसंद था मंदिर वगैरह बनवाना। बिल्ड बाय द रूलर्स एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। आप देखिए टेम्पल्स बने थे बाय द रूलर्स, कहाँ पर बने हैं? एलोरा और एलिफेंटा केव्स में। अब कृष्ण फर्स्ट की बात करें तो बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्ण वन जो है वो किसने बनवाया है? कैलाश टेम्पल, बिल्ड द कैलाश टेम्पल, कृष्ण वन ने बनवाया है कैलाश टेम्पल, कहाँ पर? एलोरा में। अब तुर्किश इन्वेंशन की बात करते हैं। आप देखो तुर्किश इन्वेंशन का मतलब क्या ही होता है भाई? इन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर जो है वो घुसपैठ करें, अचानक से हमला बोल के निकल जाए, आ जाए एक तरीके से। आफ्टर द फॉल ऑफ गुजारा पतियारा, जब देखो गुजारा पतियारा फॉल हुआ एक तरीके से, सबका धीरे धीरे तो होता है ना, टाइम पीरियड खत्म हो रहा होता है, राजा वाजा मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो जब फॉल हुआ गुजारा पतियारा एम्पायर का, देयर आरोज स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर्स, तब उस समय गहांड वालस, ठीक है, ये जो पावर थी, ये इनकी पावर जो है आई कहाँ पर? इन कन्नौज। द परमारस जो आए थे वो आए थे मालवा में, द चालुक्याज आए गुजरात में, द चौहानाज आए अजमेर में, तोमरों की फैली पावर दिल्ली में, एंड चंडेलास की फैली बुंदेलखंड में। द कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर हेल्प द टर्किश इन्वेडर्स टू कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। अब ये सब आपस में लड़ रहे हैं, इनके चक्कर में क्या हुआ? जो तुर्किश एक तरीके से तुर्की से आक्रमणकारी वो आ गए, उन्होंने पंजाब और दिल्ली पर हमला बोल लिया, एक तरीके से वहाँ पर शासन करने लगे थे। इन्हीं की आपस की लड़ाई के चक्कर में बाहर से हमारे यहाँ इन्वेडर्स आ गए थे। एक आया मोहम्मद गजनी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, अगर हम बात करते हैं, एक तुर्किश रूलर था हु इन्वेडेड, जिसने कि आक्रमण किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे इंडिया, पहले इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब ना मतलब मिले जुले ही थे, है ना, अलग अलग ऐसी कोई बाउंड्री तो थी नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, पता है 17 बार आक्रमण किया था इसने हमारे यहाँ। ही माउंटेड, घुड़सवार करके आता था, घोड़े पे सवार होकर आता था, 17th सेंचुरी की बात है। और प्लंडरिंग मतलब तरीके से लूटपाट उसने मचाई थी, एक्सपीडिशंस होता है, अभियान चलाया, लूट के अभियान चलाए थे उसने। प्लंडरिंग एक्सपीडिशंस क्या होती हैं? लूटपाट के अभियान चलाए, मतलब आता था लूटता था। 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार इसने हमारे यहाँ आक्रमण किए थे इनटू नॉर्थ इंडिया, एनेक्सिंग पंजाब। और उसने क्या किया था? पंजाब में एक तरीके से इस तरह का एनेक्स किया था।
है ना, हमला किया, कब्जा किया जगहों पर। मोहम्मद गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ। मोहम्मद गजनी को राजा वाजा नहीं बनना था हमारे यहाँ, वो सिर्फ यहाँ पे पैसा लूटने आता था। देयर फॉर मोस्ट ऑफ हिज रेड्स, जितनी भी बार ये छापे मारता था, रेड बर करता था, हमारे यहाँ आक्रमण करता था, वो कंसनट्रेटेड अराउंड इंपॉर्टेंट टेम्पल सिटीज़। देखो, राजा टेम्पल बनवाते थे, टेम्पल में बहुत पैसा लगा होता था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, देवी की मूर्तियों पर लगे होते थे, देवी देवताओं की। ये आते थे और लूट लेते थे, लाइक थानेश्वर में, मथुरा में, कन्नौज में, ठीक है। और सोमनाथ, जो सोमनाथ का मंदिर तो बहुत ही फेमस है, विच हैड इमेंस वेल्थ, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था, बहुत वेल्थ थी, है ना, खूब सोने चांदी की मूर्तियाँ वगैरह होंगी। ही यूज्ड दिस वेल्थ टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड सिटी एट गजनी। वो ये कैसा पैसा क्यों यूज़ करता था कि जो अपना गजनी जो शहर वो बसा रहा था, वहाँ ये पैसा लूट के लगा देता था। इन 1025 ही अटैक्ड, उसने अटैक किए, लूटे एंड डिमोलिश किए, मतलब ढा दिए सारे द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर को तो उसने बहुत बुरे तरीके से, कहना चाहिए, ख़राब किया है। नियर द कोस्ट इन गुजरात, ये सोमनाथ कहाँ है? गुजरात के समुद्री किनारे के आसपास है। अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया, मोहम्मद गौरी ने भी इंडिया पर क्या है, आक्रमण किए थे, विद एन एम ऑफ कॉन्क्यूरिंग द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। और उसका मतलब वो क्या था, वो जीतना चाहता था, वो लूटने नहीं आया था, वो जीतना चाहता था, ना एक्सपेंडिंग दिस किंगडम। और वो चाहता था वो अपना राज्य बढ़ा ले एक तरीके से बियॉन्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक होगा तो अफगानिस्तान से आगे हमारी तरफ बढ़ना चाहता होगा। एंड लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी, गजनी ऐसा नहीं चाहता था, गजनी को नहीं चाहिए थी हमारी ज़मीन, गजनी तो हमारा पैसा लूट रहा था मंदिरों से बस। अब मोहम्मद गौरी का क्या इंटेंशन था, वॉज नॉट टू गेट गोल्ड बट टू स्टैब्लिश एन एम्पायर। तो मोहम्मद गौरी चाहता था कि उसका राज्य बड़ा हो जाए। ही फॉट अगेंस्ट द चौहानास, वो चौहान राजपूत रूलर जो थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके खिलाफ ही लड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वॉज द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चौहामनास डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होता है? वंश होता है, राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा पूरा राजवंश को डायनेस्टी बोलते हैं। तो ये लास्ट थे पृथ्वीराज चौहान ना, लास्ट थे चौहामनास में। हिज ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो। अब उसके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थे वो उसकी किताब जो है ना पृथ्वीराज रासो, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब है, जो उसके बारे में लिखी हुई है, विच वॉज रिटन बाय कोर्ट पोइट। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज के बारे में। अब चंद्रबरदाई ने कौन सी किताब लिखी थी, क्या नाम था, या फिर किसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, सब इंपॉर्टेंट है, उस बात को याद कर लेना। जैसे इनहेंस द पावर ऑफ चाहमनास बाय ब्रिंगिंग महोबा, पृथ्वीराज ने इन्हेंस की थी पावर ऑफ चाहमनास की बाय ब्रिंगिंग, उसने क्या किया, महोबा, बुंदेलखंड एंड गुजरात को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। हिज वैलेंटली रेसिस्टेड, ही वॉलेंटली रेसिस्टेड, वॉलेंटली मतलब एक तरीके से जो युद्ध उद्ध लड़के ना, रेसिस्ट किया, विरोध किया उसने, जो भी अटैक्स वो मोहम्मद गौरी कर रहा था इन द 2 बैटल्स ऑफ ताहरान, जो कि हुए थे 1191 से लेकर 1192 के बीच में, 1191 to 1192 के बीच में। ही इज़ बिलीव्ड, इसके विषय में विश्वास था, टू हैव बीन डिफीटेड एट द सेकेंड बैटल ऑफ ताहरान। अब ऐसा विश्वास किया जाता है इसके बारे में कि भाई जो ताहरान की सेकेंड लड़ाई हुई थी उसमें ये हार गया था, है ना। अब आ जाओ अल बरूनीज इंडिया। अल बरूनी कौन थे भाई? अल बरूनी वॉज अ फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर साइंटिस्ट थे, हुज किताब जी, किताब हिंद, किताब उल हिंद वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ इंडियन साइंस। इसके अंदर काफ़ी मतलब सबसे पहले बार इसी में इंडियन साइंस के, रिलीजन के, सोसाइटी के बारे में बाय एक फॉरेन स्कॉलर ने लिखा है, ठीक है। ही एकम्पेन्ड, साथ में आए थे मोहम्मद ऑफ गजनी के टू इंडिया ड्यूरिंग वेरियस स्टेट्स, जब बार बार वो आता था हमारे आक्रमण करता था तब भी आए थे। अब हिज बुक इज़ अ सर्वे ऑफ इंडियन लाइफ, इसकी बुक में क्या लिखा हुआ है? इंडियन लाइफ का सर्वे लिखा हुआ है कि लोग कैसे रहते थे उस समय, क्या था, बेस्ड ऑन हिज स्टडी, जो उसने स्टडी करी यहाँ ऑब्जर्वेशन की इंडिया में बिटवीन द ईयर्स तो 1017 और 1030 सी के बीच में, जब वो युद्ध लड़ने आता था गजनी यहाँ पर, मोहम्मद ऑफ गजनी, तो ये क्या आते थे साथ में आए होंगे और फिर उन्होंने यहाँ की लाइफ ऑब्जर्व करी, फिर उन्होंने किताब उल हिंद में इसके बारे में लिखा। ही लर्न, उन्होंने सीखी संस्कृत, विच हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स। अब इन्होंने संस्कृत सीखी जिसने काफ़ी मदद की इनको यहाँ के फिलोसफिकल थॉट्स को समझने के लिए एंड रिलीजन्स को समझने के लिए। ही फ्रीक्वेंटली कोटेड फ्रॉम द भगवत गीता, वो फ्रीक्वेंटली कोटेड करते थे किसको? फ्रॉम भगवत गीता को, विष्णु पुराण को, कपिल्स सांख्य फिलोसफी को एंड वर्ड्स ऑफ पतंजलि को। बहुत बढ़िया।
डू यू थिंक अल बरूनीज अकाउंट कैन बी कंसिडर्ड एज मोर रिलायबल सोर्स टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया? ये आपको बताना है। चलो अभी चोलास डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द चोला डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बात करूँ तो चोला डायनेस्टीज जो थी, बहुत सारे पावरफुल राजा है, उसमें चोला जो थे ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु, इसने तमिलनाडु पे रूल किया एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका पे भी रूल किया। तंजौर वॉज इट्स कैपिटल, तंजौर इनकी राजधानी रही। द चोलास डिसअपियर्ड ओनली टू रिसर्फेस इन 850 CE। चोला जो थे वो डिसअपियर्ड, गायब ही हो गए थे, ओनली टू रिसर्फेस मतलब फिर से इनको संगठित किया, ओनली टू संगठित करने के लिए दोबारा से। व्हेन जब क्या हुआ था, विजयलाया कैप्चर्ड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। ठीक है, जब विजयलाया ने कैप्चर किया था तंजौर को और उसको अपनी कैपिटल बना लिया था। फिर भी ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजेंद्र वन एंड हिज सन राजेंद्र वन 985 से लेकर 1044 CE तक द चोला एंटर्ड देयर मोस्ट ग्लोरियस फेस। इनका उस समय टाइम पीरियड बहुत बढ़िया चल रहा था। दे एक्सपैंडेड, इन्होंने फैलाए द किंगडम बियॉन्ड द साउथ इंडिया। साउथ इंडियन से बाहर तक अपना राज्य ले गए थे फैला के। कहाँ पे? श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, सब इनके कंट्रोल में आ गया था। बाय हिज एबिलिटी प्रो इज द मिलिट्री स्किल, राजेंद्र वन ने डिफीट किया था चेरास को एंड सीज, मैंने सीज करना होता है जब्त करना, उसने मदुरई को भी जब्त कर लिया था। ही इन्वेडेड, इसने आक्रमण किया था श्रीलंका पे एंड एनेक्स, कब्जा कर लिया था उसके नॉर्थ पार्ट पे, विच बिकेम अ चोला प्रोविंस। ठीक है, श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट था वो चोला प्रोविंस बन गया था। प्रोविंस होता है प्रांत बनना। एंड नेम्ड इट, उसको क्या नाम दिया था? मुम्मदी चोल मंडलम। ठीक है, मुम्मदी चोल मंडलम। राजेंद्र वन देन ओवर इन द, फिर उसने क्या किया भाई, ओवर इन द ईस्टर्न चालुक्य हु इवेंचुअली एक्सेप्टेड एज अथॉरिटी। भैया उन्होंने तो मान ली थी कि भैया ठीक है तुम हमको हरा दिए तो हम तुम्हारी अथॉरिटी को मान लेते हैं कि चलो भाई तुम हमसे ऊपर हो, तथा उन्होंने मान ही लिया था। राजेंद्र वन कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटिफुल शिवा टेम्पल एट तंजौर। तंजौर में इन्होंने बहुत खूबसूरत जो था एक मंदिर बनवाया था जिसको क्या बोलते हैं, राजा राजेश्वरा टेम्पल। एन अकाउंट ऑफ राजेंद्र वन, इनके बारे में, इनके एक्सप्लॉइट्स के बारे में इज इनग्रेव्ड, वहाँ की जो वॉल्स है ना टेम्पल की वहाँ पे लिखा हुआ है। हिज सन राजेंद्र वन बाय हिज मिलिट्री वेल्योर, अपनी मिलिट्री वेल्योर के द्वारा, वीरता के द्वारा, वेल्योर मतलब वीरता के द्वारा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स के द्वारा रेज कर लिया था, बढ़ा दिया था चोला एम्पायर को टू अ पिनेकल ऑफ ग्लोरी। पिनेकल ऑफ ग्लोरी मतलब उनकी महिमा उस समय एकदम शिखर पर थी। इनका बेटा भी काफ़ी बढ़िया रहा। ये नेक्स्ट उसने कब्जा किया था एक तरीके से द होल ऑफ श्रीलंका। पहले पिताजी ने नॉर्थ भी किया था लेकिन उन्होंने पूरा होल श्रीलंका अपने कब्जे में ले लिया एंड री असर्टेड द चोला सुप्रीमेसी ओवर केरला एंड एंड द पदायन कंट्री। पूरा का पूरा इन जगहों पर इसने अपना कंट्रोल कर लिया था। हिज आर्मी मार्च, उसकी जो आर्मी थी ट्रायम्फली यानी कि विजय होकर मार्च करती है अप टू द रिवर गंगा की तरफ एंड डोमिनेशंस ऑफ द पाला किंग महिपाला। अब ठीक है, महिपाला की एक तरह से मतलब पाला किंग्स क्या बोले जाने लगे, महिपाला नहीं, रुको, नहीं, महिपाला किंग के टाइम की बात चल रही है। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, इसने टाइटल अडॉप्ट कौन सा किया था, गंगई कोंडा। ठीक है, गंगई कोंडा एंड फाउंडेड अ न्यू कैपिटल, और एक नई कैपिटल बनाई थी गंगई कोंडा चोलापुरम के नाम से। मॉडर्न गंगा कोडापुरम, ठीक है, इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में बना। द चोला मोनार्क जो राजा थे, अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड, इनके जो अचीवमेंट्स थे वो लिमिटेड नहीं थे लैंड तक ही केवल। ही पोजेस्ड अ पावरफुल नेवल फ्लीट, अब लैंड पे नहीं बल्कि पानी की जो नौसेना थी वो भी इनकी बहुत बढ़िया थी। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट ही ऑल्सो सेंड एक्सपीडिशंस टू जावा, कि भाई इन्होंने जावा में अपने अभियान चलाए, सुमात्रा में अपने अभियान चलाए, और प्रिज्यूम किया जाता है मतलब कि शायद टू फर्दर कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन द मलायास पेनिनसुला इन साउथ इंडिया। ऐसा क्या है कि भाई शायद जो है हम कह सकते हैं फर्दर जो कमर्शियल रिलेशंस बने थे बिटवीन मलाया पेनिनसुला और साउथ इंडिया किसी वजह से थे, है ना। इट इज सेड दैट ही हैड सेंड एक्सपेडिशंस टू जावा एंड सुमात्रा, प्रिज्यूमबली शायद टू फर्दर कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन द मलाया पेनिनसुला एंड साउथ इंडिया। अब किंग एंड द मिनिस्टर्स की बात की जाए, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, भाई राजा तो हेड ऑफ द स्टेट का, ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, उसने अपनी ड्यूटीज़ को दिया, बांट दिया एक तरीके से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से राजा क्या करता है भाई, अपनी ड्यूटी सब में बांट देता है। एंड अदर हाई ऑफिसर्स में द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोला, जो इंस्क्रिप्शंस मतलब दीवारों पे गुदा होता है ना इनके बारे में, वो प्रूव करते हैं दैट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था इनका जो सिस्टम था, एंड काफ़ी एफिशिएंट था। अपार्ट फ्रॉम द रूलर के अलावा अगर हम बात करते हैं तिरुवाक्य केवली के बारे में बात करूँ, देयर वाज अ मिनिस्ट्रल जो था मिनिस्टर्स की एक तरीके से काउंसिल थी, है ना, ग्रुप था, एंड एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था ये। द रूलर मेंटेन्ड करते थे क्लोज कॉन्टैक्ट को विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, एंड रॉयल टूर करते थे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रॉयल टूर जो थे वो भी मतलब एक तरीके से इनकी एफिशिएंसी बढ़ाते थे एडमिनिस्ट्रेशन की। द ऑफिसर्स वर पेड, जो ऑफिसर्स होते थे इनको क्या पे किया जाता था, लैंड असाइनमेंट्स, लैंड दे दी जाती थी। दे वर ऑनर्ड एंड एनकरेज्ड बाय कन्फरिंग टाइटल्स, इनको टाइटल दिए जाते थे। द हायर ऑफिशियल्स को इन्जॉय करते थे टाइटल, जैसे कौन कौन से, जैसे कि पेनु दारम, यह जो हायर ऑफिशियल्स थे उनको दिया जाता था, और लोअर वंस को क्या कहा जाता था, सिरुतारम। द चोलाज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स, चोलाज ने रोड भी बनाई थी विच हेल्प इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। इन रोड्स ने मतलब एक तरीके से रोड्स पे आप व्यापार करते थे, रोड से ना होता है ना, सामान जाता है ट्रकों से इधर उधर, है ना, तो इस सब में बहुत मदद मिली थी। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू वॉज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू तो भाई मेनली तो लैंड से ही लिया जाता था, एंड कलेक्टेड इन काइंड ऑफ काइंड, और इन कैश ले लेते थे और इन बोथ ले लेते थे, मतलब कुछ भी पैसा दे दो, कुछ लैंड दे दो और कुछ भी दे दो, बट दिया जाता था रेवेन्यू बाय द विलेज असेंबलीज के द्वारा। लैंड वॉज पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स, लैंड तो इंडिविजुअल्स की होती थी या फिर कम्युनिटीज़ की भी हो सकती थी, है ना। द स्टेट्स शेयर करते थे लैंड रेवेन्यू को, वो फिक्स था 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर द इलेबोरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजेंद्र वन। तभी राजेंद्र वन के टाइम पे क्या होता था, मानो कि एक आपने 100 कुंटल गेहूँ उगाया तो उसका 1/3 आपको देना है रेवेन्यू में, इस तरह से होता था। देयर वर पीरियोडिकल रिविजन्स बार बार होते थे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, कि भी अच्छी लैंड है, बेकार है, फर्टाइल है, नहीं है, ऐसे, एंड ऑफ द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और फिर इस पर कितना रेवेन्यू हमें ले लेना है। अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक इनकम वर कस्टम्स एंड टोल्स, टैक्सेस ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस, हाँ बहुत सारी चीज़ों पर टैक्सेस लगते थे, माइंस, फॉरेस्ट, सॉल्ट पैंस एट्सेट्रा। इरिगेशन की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटी वॉज इंश्योर्ड बाय द स्पेशल अटेंशन जो कि दी गई थी इरिगेशन पे बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। भाई इरिगेशन पे बहुत ध्यान देते थे, खेती पर। विलेज असेंबलीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स, जो गांव में असेंबलीज बनाई जाती थी तो उनको ये काम दे दिया जाता था कि भाई आप टैंक वगैरह की गुड कंडीशन का ध्यान रखिएगा और रिक्लेम करिए फॉरेस्ट को एंड वेस्टलैंड को, ठीक है। द चोलाज स्पेंड करते थे ह्यूज अमाउंट्स किस चीज़ पे, ऑन बिल्डिंग कैनाल्स, बहुत सारे कैनाल्स बनाते थे, टैंक्स बनाते थे, डैम्स बनाते थे, वेल्स बनाते थे। राजेंद्र वन ने डक किया था एन आर्टिफिशियल लेक नियर हिज न्यू कैपिटल, और उसकी न्यू कैपिटल कौन सी थी भाई, गंगई कोंडा चोलापुरम। बाप रे इनके नाम इतने अलग है ना, ध्यान से समझ लेना। आर्मी की बात करो, द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स, आर्मी के पास एलिफेंट्स होते थे। केवलरी यानी कि घोड़ों पे सवार सेना होती थी, एंड इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाली सेना होती थी। अटेंशन वाज गिवन टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे काफ़ी अटेंशन दी जाती थी, एंड डिसिप्लिन पे ऑफ दी कैंटोनमेंट, जो छावनियाँ बनती है ना, ग्रुप बनता है उन लोग का, उनके डिसिप्लिन पर। इट वॉज कंपोज चीफली ऑफ किस चीज़ से भाई, कैकोरम। कैकोरम क्या है ये भाई हमारा, दिस इज कैकोलस नॉट कैकोरम, कैकोलस, मैन विद स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एंड सेंगुंथर जो कि भाला चलाने वाले होते हैं ना, स्पीयर विल्डर्स जो होते हैं भाला चलाने वाले, वो भी होते थे। द कमांडर्स एंजॉय करते थे रैंक को, उनको नायक, सेनापति, महादंडनायका इनको ये भी बोलते थे। द चोलास मतलब ये टाइटल मिलते थे। द चोलास अंडर राजेंद्र कंट्रोल करते थे द कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट को एंड बे ऑफ बंगाल को, ये जगह पे इनका कंट्रोल था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू, चोला एम्पायर को मंडलम में डिवाइड किया गया था और प्रोविंसेस में, ठीक है। इतना बड़ा चोला एम्पायर है, उसको मंडलम और प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जैसे आपका देश स्टेट्स में डिवाइड है ना, ऐसे ही। देयर वर यूजुअली गवर्नड बाय द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली, और ये जो राजकुमार होते थे ना वो इसको गवर्न करते थे एक तरीके से। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू, प्रोविंसेस को फिर से किस में करते थे, वलनाडु में डिवाइड करते थे, और डिस्ट्रिक्ट बोलते थे उनको, या फिर नाडु और ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो ग्रुप नाडु किसको बोल देंगे, ग्रुप ऑफ विलेजेस को, और वलनाडु किसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को बोलेंगे। यानी वलनाडु बड़े हो गए, नाडु छोटे हो गए। द विलेज वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, सबको पता है गाँव सबसे छोटी प्राइमरी यूनिट होती है, वहीं से सारा पूरा सब स्टार्ट होता है। एंड पॉलिटी, राजनीति भी वहाँ से स्टार्ट होगी। दे वर नोन एज
कुर्रम, इनको कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था। द विलेज असेंबलीज हेल्ड द सोसाइटी टुगेदर थ्रू इट्स यूनिक फीचर ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। फ्रॉम द, अगर हम बात करते हैं उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस वी फाइंड, हम पढ़ते हैं वहाँ के इंस्क्रिप्शंस में रेफरेंस है टू एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ असेंबलीज का विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा से इन्होंने पार्ट अदा किया था, नेमली द उर सभा, महासभा एंड नगरम। द उर वॉज एन असेंबली ऑफ कॉमन विलेजेस। उर क्या है, इंपॉर्टेंट है, उर है कॉमन विलेजेस की असेंबली वेयर द लैंड वॉज हेल्ड बाय ऑल क्लासेज ऑफ पीपल हु वर देयर फॉर इंटाइटल टू द मेंबरशिप इन द लोकल असेंबली। द सभा वॉज एन एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण, सभा जो होती थी वो एक्सक्लूसिवली ब्राह्मणों की असेंबली होती थी ऑफ ब्रह्मदेवा विलेज, ठीक है, वेयर ऑल द लैंड बिलोंग टू दी ब्राह्मण, ज़्यादातर पूरा जो लैंड था वो ब्राह्मणों का होता था। द नगरम वॉज एन असेंबली ऑफ लोकल मर्चेंट्स। नगरम किसकी असेंबली थी, लोकल मर्चेंट्स की, वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर इन आर डोमिनेंट पोजिशन, यहाँ इनकी चलती थी। सभा जनरली कंप्राइजिंग होती थी द एलाइट और लर्नड पीपल के द्वारा इन दी कम्युनिटी commanded the respect of all the other assemblies in setting crucial matters of common concern। ये लोग common concern के जो भी crucial matters होते थे उनको संभालते थे एक तरीके से। अब हम बात करेंगे आगे चोला टेम्पल्स के बारे में, ठीक है। अंडर द चोला टेम्पल बिकेम द सेंटर ऑफ लाइफ। अब भाई देखो, अगर हम बात करते हैं चोलास के टाइम की, तो टेम्पल्स जो थे वो बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइफ थे। टेम्पल्स का बहुत महत्व था उस समय। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये केवल पूजा करने की जगह ही नहीं थी, बट ऑल्सो इमर्ज एज अ हब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी हब बन गए थे। द विलेज असेंबली इनवेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग्स। विलेज असेंबली में क्या होता था, वो मीटिंग्स करते थे इन द टेम्पल्स, मंडप और हॉल, ठीक है, बोलते हैं इसको। द विलेज असेंबली इनवेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल, मंडप और हॉल, है ना। टेम्पल में जो मंडप या हॉल है वहाँ पर इनकी असेंबलीज होती थी। टेम्पल ऑल्सो ग्रू एज अ सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट। टेम्पल जो थे वो क्राफ्ट के सेंटर के रूप में भी ग्रू हुए, स्पेशली द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस। देख रहे हो ब्रॉन्ज का इमेज बना हुआ है इस तरह से, तो लोग बनाएंगे तो टेम्पल में रखे जाते थे ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। विच वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं विशेष था ये काफ़ी ज़्यादा। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ऑल्सो प्रोस्पर्ड इन द टेम्पल, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब तरीके से उभरे तरीके से टेम्पल्स में। चोलास रिकॉर्ड फ्रिक्वेंटली रेफर टू देवदाना। चोलास जो थे उन्होंने रिकॉर्ड करे थे फ्रिक्वेंटली रेफर टू देवदाना, लिटरली गिवन टू गॉड्स गिफ्ट्स और फ्लैड, ठीक है। जो चोलास के रिकॉर्ड हैं वो लगातार इस बात को रेफर करते हैं देवदाना को। देवदाना क्या होता है, गिवन टू गॉड्स, राजा को दिया हुआ, गिफ्ट्स टू लैंड, ठीक है। आ गया स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। द मेटल एंड स्टोन इमेजेस जो कि कास्ट हुई थी, द मेटल और स्टोन की इमेजेस कास्ट हुई थी ड्यूरिंग इस पीरियड में, वो कैसी थी, वो थी बहुत ज़्यादा एक्सकेवेस्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट थी, बहुत बढ़िया थी, बनी हुई थी। द मास्टर पीस ऑफ चोला स्कल्पचर इज़ फेमस, नटराज की मूर्ति, ठीक है, और डांसिंग शिवा, इन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी एट द ग्रेट टेम्पल ऑफ, कहाँ रखा है, चिदम्बरम के टेम्पल में। दिस नटराज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द कल्चरल इसको एपिडमी बोलेंगे, एपिटोम नहीं बोलेंगे, एपिडमी बोलेंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेना, गूगल पे एपिडमी ही आया हुआ है, इसलिए एपिटोम मत बोलना इसको। ऑफ द चोला पीरियड, द चोला ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड पेंटिंग। चोला ने क्या किया था, पेंटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया था, यानी कि पेंटिंग भी इन्हें काफ़ी पसंद थी, उसको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चोला पेंटिंग आर दोज ऑफ, जो इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है पेंटिंग, इनकी कौन सी होती थी, प्रदक्षिणी पाठ ऑफ राजेंद्रवरा टेम्पल में जो रखी हुई हैं, ठीक है। आगे आते हैं, दैट्स इट, फिनिश हो गया भाई हमारा चैप्टर। भाई वीडियो को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कम से कम 2 बार ज़रूर देख लेना, थोड़ा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ही है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।